Hi, I am Bhisham Yadav, lecturer, Government Higher Secondary School, Saloni. Today I am going to teach you Coulomb's law in terms of position vector. आज मैं आप लोगों को कूलाम के नियम को स्थिति सदिश के पदों में बता रहा हूँ कि कैसे हम स्थिति सदिश के पदों में कूलाम के नियम को रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो आवेश लेते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दो आवेश Q1 और Q2 हमने लिया जो क्रमशः बिंदु A और B पर स्थित हैं। दोनों के स्थिति सदिश हम देखते हैं तो A का स्थिति सदिश है R1 और B का स्थिति सदिश है R2। तो इस तरीके से हमारे पास स्थिति सदिश भी मिल गया। अब हम निकालते हैं इसका विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश मीन्स A से B तक की जो डिस्टेंस है। तो AB वेक्टर AB इज इक्वल्स टू हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर AB इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला से हम रख सकते हैं B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो B का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R2, और A का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R1। तो इस तरीके से वेक्टर AB इज इक्वल्स टू वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको R21 माइनस R1। आइए हम देखते हैं। अब हम देखते हैं चूँकि यहाँ पर दो आवेश है और दोनों आवेशों के बीच माध्यम हमने निर्वात लिया है, वायु लिया है, इसलिए Q1 द्वारा Q2 पर आवेशित बल कूलाम के नियम से, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। R21 का कैप ये एक एकांक सदिश होता है जो इसकी दिशा को बतलाता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हमने लिया है, तो एप्सिलॉन नॉट इसका इसलिए लिए है क्योंकि दोनों आवेशों के बीच में माध्यम वायु का है या निर्वात का है। ओके, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो इसको हमने लिख दिया मॉड ऑफ वेक्टर R21 का होल स्क्वायर डॉट इंटू क्या हो जाएगा R21 का कैप। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमने क्या किया, R21 वेक्टर R21 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो वेक्टर R21 का हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का क्यूब, इधर हो जाएगा इंटू R21 का कैप इंटू R21। तो इस तरीके से हम आगे की ओर देखते हैं तो हमको एक नया रिलेशन मिलता है। वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का क्यूब इंटू R21 का कैप इंटू R21। फिर हम इसको देखते हैं, चूँकि R21 जो होता है मैग्नीट्यूड को बताता है, परिमाण को बताता है, और R21 कैप जो होता है वो दिशा को बताता है। और परिमाण और दिशा का जो गुणनफल होता है वो वेक्टर होता है अर्थात सदिश होता है। इसलिए हम R21 इंटू R21 के कैप के रिप्लेस में हम लिख सकते हैं वेक्टर R21। तो इस तरीके से इसके रिप्लेस में हमने लिख दिया वेक्टर R21। तो वेक्टर R21 हमने रखा। फिर उसके बाद हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, इसको हमने लिख दिया वेक्टर R21, और वेक्टर R21 हमको मिला था वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इसलिए हम वेक्टर R21 को रिप्लेस कर दिए वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 से। इसलिए हो जाएगा ये मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू इधर हो जाएगा वेक्टर R21 को हम लिखेंगे R2 माइनस R1। अब इस प्रकार हम देखते हैं, ये तो हमने देखा Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। अब सेम हम देखेंगे Q2 आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। तो Q2 आवेश द्वारा किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर, इसलिए यहाँ पर फोर्स जो होगा, बल जो होगा वो वेक्टर F12 होगा इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पहले वाले में हमने देखा R2 माइनस R1 था, अब इसमें हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब ब्रैकेट में फिर R1 माइनस R2। तो इससे हम देखते हैं कि हमको दो फोर्स मिला, एक Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल और एक Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। दोनों में हमने देखा दोनों फोर्स इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड के है, बट डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट्स क्लियर दैट वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर F12, अर्थात दोनों बल परिमाण में बराबर हैं किंतु
विपरीत हैं। इस तरीके से हमने देखा कूलाम के नियम को स्थिति सदिश के पदों में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये कई बार एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, इसलिए विशेषकर ध्यान में रखिएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया है कूलाम की नियम की सीमाएं लिखिए। तो आपको कूलाम की नियम की मुख्यतः 3 सीमाएं हैं, तो इन सीमाओं को आपको याद रखना है, इन लिमिटेशन को याद रखना है। तो आइए हम देखते हैं कि कूलाम की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन बताया, पहला सीमा बताया कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसका आकार जो होता है उन आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, उस प्रकार के आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं। तो कूलाम के नियम के हिसाब से बताया गया कि यह नियम केवल सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा चीज़ इसने बताया कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, न कि गतिशील आवेशों के लिए। ये कुछ खास चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा लिमिटेशन इसका यह रहा कि यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी होने पर वहाँ पर कूलाम बल न लग के कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बलों की प्रधानता होती है या नाभिकीय बलों का प्रभाव होता है। इस तरीके से हमने देखा कि कूलाम की नियम की 3 सीमाएं होती हैं। पहला चीज़ ये कि ये नियम जो है बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा चीज़ ये कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, न कि गतिशील आवेशों के लिए। तीसरा ये कि यह नियम जो है अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि 10⁻⁻ क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल की प्रधानता होती है या नाभिकीय बल का प्रभाव होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कूलाम की नियम की सीमाएं। अब आइए हम देखते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। नाउ वी विल डिस्कस कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल दोनों में कुछ कुछ समानता तो है, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं असमानता भी है। तो यहाँ पर हम जब तुलना करेंगे तो दोनों चीज़ को देखेंगे, समानता किन चीज़ों में है और असमानता किन चीज़ों में है। तो आइए हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल आप 11th वाले फिजिक्स में पढ़ चुके हो, स्थिर वैद्युत बल अभी आपने पढ़ा थोड़ा देर पहले। तो आइए हम दोनों में इक्वालिटी क्या है और इसमें असमानता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं समानता स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। देखो स्थिर वैद्युत बल, यह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, हमने पढ़ा भी है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये चीज़ हम 11th में पढ़ चुके हैं। यह बल निर्वात में भी लगता है, स्थिर विद्युत बल निर्वात में भी लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी निर्वात में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए 2 पिंडों के बीच में माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा समानता हम देखते हैं, यह एक संरक्षी बल है। स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल है। क्यों संरक्षी बल है? इसलिए क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो यह एक संरक्षी बल है, ये भी एक संरक्षी बल है। इस तरीके से दोनों में समानता है। फिर चौथा चीज़ हम बात करें तो स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल अर्थात दोनों बल जो होते हैं आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। उसी तरीके से हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है, क्योंकि ये द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इस तरीके से हमने 4 चीज़ों में समानता देखा। स्थिर वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है, तो गुरुत्वाकर्षण भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। स्थिर वैद्युत बल निर्वात में भी लागू होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी निर्वात में लगता है। तीसरा चीज़ हमने देखा स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसा बल है? केंद्रीय बल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना कीजिए, तो आपको समानता और असमानता के आधार पर तुलना करके बताना होगा। तो ये तो रहा समानता। आइए हम डिस्कस करते हैं असमानता पर, किस प्रकार ये दोनों बल एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आइए हम देखते हैं असमानता की बात करें तो स्थिर वैद्युत बल में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है।
मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल सदैव आकर्षण बल ही होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। उसी तरीके से हम इसके सेकेंड पॉइंट पर चर्चा करें तो इस बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने पढ़ा भी कि भाई दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो माध्यम, दो आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो इस बल का मान पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा चीज़ हमने देखा कि स्थिर वैद्युत बल बहुत प्रबल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कितना स्ट्रॉन्ग होता है तो 10⁻39 गुना ज़्यादा होता है किसके, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसका तीसरा असमानता में कि स्थिर वैद्युत बल प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दुर्बल होता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करें। अभी हमने देखा स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता और असमानता के आधार पर अंतर। आइए अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की अवधारणा।